माय मदर, मेरी माँ, जिसे लिखने वाले एन टेलर है। जब कभी भी हमें किसी भी तरीके का दुख या तकलीफ होता है तो हमारी जुबान से माँ शब्द ही निकलता है। तो ऐसा क्यों निकलता है, चलिए समझते हैं। हु सेट एंड वॉश्ड माई इन्फेंट हेड? कौन था वो जो मेरे पास बैठता था और मुझे देखता था वैन स्लीपिंग ऑन माई क्रडल बेड, जब मैं अपने पालने में सो रहा था। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन शेड, और उसकी आंखों से प्यार के आंसू, प्यार भरे आंसू निकल रहे थे। माय मदर, वह कौन था? तो वह मेरी माँ थी। तो जब कभी भी जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मेरे पालने में आ करके बैठती थी मेरे पास, और वह मेरे सिर पे अपने हाथ फेर करके मेरी तरफ देखती थी प्यार भरी आंखों से। When pain and sickness made me cry, जब दर्द और तबीयत खराब होने के कारण मैं रोता था। Who gazed upon my heavy eyes, तो वह मेरे आंसू से भरे हुए, यहाँ पे heavy eyes मतलब आंसू से भरे हुए, तो मेरे आंसू से भरे हुए आंखों की तरफ कौन देखता था जब कभी भी मैं दुख, तकलीफ या बीमार रहता था। एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई, और रोता था इस बात को सोच करके, वह डरता था कि कहीं मैं मर न जाऊं। माय मदर, वह कौन था? तो वह मेरी माँ थी। तो जब कभी मैं दुख तकलीफ में रहता था और उस दुख तकलीफ के कारण मैं रोने लगता था, तो वह मेरे रोते हुए आंखों को कौन देखने वाला था? तो मेरी माँ। और मेरी माँ इस बात को सोच करके वह रोने लगती थी कि कहीं मैं मर ना जाऊं। Who ran to help me when I fell, जब मैं गिर गया था तो कौन दौड़ के मेरे पास आया था? एंड वुड सम प्रिटी स्टोरी टेल, और मेरे पास आ करके अच्छी अच्छी कहानियां बोलता। और किस द प्लेस टू मेक इट वेल, और जिस जगह पे चोट लगी उस जगह पे वह किस करता ताकि मुझे अच्छा लगे। माय मदर, तो वह कौन था? तो वह मेरी माँ थी। तो जब कभी भी मैं गिरा और मेरे गिरने के बाद कौन आया मेरे पास दौड़ते हुए? मेरी माँ। और मुझे अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाई, और जिस जगह पे मुझे चोट लगा उस जगह पे मुझे किस किया ताकि मुझे अच्छा फील हो। एंड कैन आई एवर सीज टू बी affectionated and kind to thee, और क्या मैं कभी अपने आप को रोक पाऊंगा? या सीज का मतलब है रोकना, affectionate and kind to thee, उनके प्रति जो मुझे इतना दयालु बनाना चाह रही थी, जो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रही थी। who was so very kind to me, जो हमेशा मेरे लिए मेरे साथ खड़ी रही और उनके पास हमेशा मेरे लिए दया का भाव रहा। वह कौन थी? तो मेरी माँ थी। ओ नो, द थॉट आई कैन नॉट बेयर, अरे नहीं, मैं इस बात को सोच भी नहीं सकता। एंड इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, हे भगवान मुझे बख्श देना, मुझे बचा देना। आई होप आई शैल रिवॉर्ड दाई केयर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि जितने भी काम मेरी माँ ने मेरे लिए किया है, मैं उस काम के लिए उनके बुढ़ापे के समय उनका यह कर्ज उतार सकूं। हालांकि हम अपने माता पिता का कर्ज कभी नहीं उतार सकते, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेरी जिंदगी को बख्श देना ताकि जब मेरी माँ बूढ़ी हो तो मैं उनका ख्याल रख सकूं। When thou art old, feeble and grey, जब वो कौन? दाव मतलब वो, तो वो कौन? उनकी माँ। जब उनकी माँ बूढ़ी हो जाएंगी, उनके बाल सफेद हो जाएंगे। माँ हेल्दी आर्म्स
shall be thy stay, तब मेरे बाजू वहाँ पे रहने चाहिए। मतलब जब मेरी माँ बूढ़ी हो जाएंगी तब मैं जवान हो जाऊंगा और मैं वहाँ पे रहना चाहिए, मैं उनके पास रहना चाहता हूँ। एंड I'll shoot thy pains away, और उनके अपनी माँ के जितने भी दुख तकलीफ है सबको दूर करना चाहता हूँ मैं, मदर, मेरी माँ। मतलब यहाँ पे बोला जाता है कि जब कभी भी लेखक बड़े हो जाएंगे और उनकी माँ बूढ़ी हो जाएंगे, उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तो वह अपनी माँ के पास रहना चाहते हैं ताकि उनके जितने भी दुख तकलीफ है वह अपनी माँ के सारे दुख तकलीफ को खत्म कर सके। द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट, वह लड़का जिसकी भूख ही मर गई है। सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है कि कौन से फूड आइटम हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और अगर आपको बोला जाए कि आपको वही फूड आपको आपके घर में मिलेगा तो आपको कैसा लगे। यही है हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक शाम नाम का एक लड़का है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है। उसके पिताजी की मौत बहुत ही कम उम्र में हो गई और उसके पिताजी का जितना भी धन है वह उनका मालिक है। वह बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अमीर लोगों के जितने भी खाने होते हैं वह खाता है और वह दिन भर बेड पे लेटा हुआ रहता है, जिसके कारण उसे अब किसी भी तरीके के खाना टेस्टी नहीं लग रहा था और इसी तरीके से महीनों गुजर जाते हैं। एक दिन आलस होने के बावजूद वह निश्चय करता है कि वह शिकार करने के लिए जाएगा। जब वह शिकार करने के लिए जाता है तो क्योंकि उसे ज़्यादा तेज घोड़ा दौड़ाने की आदत नहीं थी, वह अपने सारे दोस्तों से पीछे छूट जाता है और अब वह खो चुका है। वह खो चुका है तो कहाँ? तो जंगल के बीचों बीच खो चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे। इसी तरीके से 6 से 7 घंटे बीत जाते हैं और वह इधर उधर भटक रहा है। इतना ज़्यादा चलने और टहलने से वह बहुत ही ज़्यादा थक चुका था और उसे भूख भी लग रही थी। तभी अचानक से उसे एक किसान की कुटिया मिलती है, तो वह अपने घोड़े के साथ वहां जाता है और उनसे खाने के लिए पूछता है। तो किसान क्या बोलता है कि मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, मेरे के पास तो सिर्फ रोटी और दाल ही मिलेगी, लेकिन आपका मेरे घर में स्वागत है। अब शाम तो भूख से छटपटा रहा था, उसे बहुत तेज की भूख लगी थी और उसे वही दाल रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अब से पहले जितने भी तरीके के खाने के उसने खाया था उन सब खाने के बारे में बात किया जाए तो इस दाल रोटी के सामने वह खाने फीके लगने लगे। वह किसान को धन्यवाद करता है और अपने घर जाने का रास्ता पूछता है। तो अब वह घर पहुंच जाता है और आराम करता है और फिर से वही अपने पुराने अमीरों के खाने और आलस वाली जिंदगी के पास वापस आता है। जब जब वह खाना खाता है उसे वह खाना टेस्टलेस बेस्वाद लगता है और वह सोचता है कि एक सिंपल सी दाल रोटी इतना ज़्यादा स्वादिष्ट कैसे हो सकती है। लता मंगेशकर, द मेलोडी क्वीन, लता मंगेशकर जिनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मधुर है। हम सब लोगों ने
लता जी के बहुत सारे गाने सुने हैं और उनमें से अगर सबसे अच्छी गाने कौन सी थी तो ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब यह गाना गाया जा रहा था तो जवाहरलाल नेहरू एक बच्चे की तरह रो रहे थे जब वह इस देशभक्ति वाले गीत को सुनते हैं। यह गीत के बारे में बात किया जाए तो जब भारत और चाइना के बीच में 1962 में लड़ाई हुई थी तो उस समय हमारे भारत देश के बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। तो लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया यह गाना उनके द्वारा, जो हमारे भारत के शहीद है, जिन्होंने हमारे भारत की आज़ादी के लिए, उसको सुरक्षा करने के लिए अपनी जान निछावर कर दी, उनके बारे में बताया जाता है। अगर हम इस गीत के बारे में बात करें तो यह एक चिन्ह हो गया है हमारे भारत देश का, एक देशभक्ति गीत के रूप में। अगर हम लता मंगेशकर के बारे में बात करें जिन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों लिखा है, उन्हें हम लोग स्वरा साम्राज्ञी मतलब मेलोडी क्वीन या फिर स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 में एक महाराष्ट्र के फैमिली में हुआ था, जिनका असलियत में घर मध्य प्रदेश के इंदौर में था। उनके पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, जो कि खुद एक क्लासिकल सिंगर थे और थिएटर आर्टिस्ट थे। उनकी माता का नाम था शुद्धमती। उनके अगर हम बात करें लता मंगेशकर के परिवार के बारे में तो उनका लास्ट नेम हरदीकार था, लेकिन उनके पिताजी जिनका नाम दीनानाथ था उन्हें यह पसंद नहीं आया और उन्होंने हरदीकार से अपना जो लास्ट नेम था उसे मंगेशकर कर दिया। क्योंकि अगर हम मंगेशकर के बारे में बात करें तो वह उनके पूर्वजों के घर मंगेशी के बारे में बताता है, जो कि गोवा में है। अगर हम बात करें लता जी के बारे में तो जब उनका जन्म हुआ था तो उनका नाम था हृदया, लेकिन बाद में उनके माता पिता ने उनका नाम बदल दिया और क्या रख दिया, लता। अगर हम लता शब्द के बारे में बात करें तो उनके पिताजी के द्वारा बहुत सारे प्लेस लिखे जाते थे और उन्हीं प्लेस में से एक कैरेक्टर थी लतिका, तो उस लतिका से इनका नाम लता रख दिया गया। अगर हम बात करें तो आशा भोसले और उषा मंगेशकर इनकी छोटी बहनें रहे। इनके भाई का नाम था हृदयनाथ, जो कि एक बहुत ही जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर है, और इनकी सबसे छोटी बहन का नाम था मीना। अगर हम लता मंगेशकर के बारे में बात करें तो वह बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुकी है, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड्स और बहुत सारे नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले हैं। इन्हें 12 बंगाली फिल्म जर्नल एसोसिएशन अवार्ड भी मिला है। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। फिर 1969 ने उन्होंने क्या किया, तो 1969 के टाइम में उन्होंने बहुत सारे फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड को लेने से मना कर दिया, ताकि वो बोले कि जिनके अंदर टैलेंट है उन्हें यह ना लगे कि अगर उन्हें अवार्ड नहीं मिला तो उनके अंदर टैलेंट उनका खत्म हो जाता है। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया और फिर बाद में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 1993 के टाइम में। उन्हें हमारे भारत देश का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न भी मिला, जो कि उन्हें 2001 में मिला था, और हमारा भारत देश उन पे बहुत ही ज़्यादा अभिमान करता है उनके ऊपर कि उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा मधुर थी, जिसने हमारे भारत देश के लिए बहुत सारे गीत गाए। डू एनिमल्स शेयर आइडियाज? क्या जानवर अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं? सवाल है कि क्या हम लोगों ने इस बात पे कभी ध्यान दिया कि जानवर किस तरीके से एक दूसरे से बातें करते होंगे? जिस तरीके से हम इंसान बातें करते हैं, जानवर उस तरीके से बात नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद
वह अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी सूंघने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा तेज होती है और वह अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करके एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते हैं, संदेश पहुंचाते हैं। वह अपनी एक सेंट, एक दुर्गंध को छोड़ते हैं जिससे उनका दुश्मन डरता है, भयभीत होता है। साथ ही साथ वह एक तरीके का स्पेशल सेंट भेजते हैं जिससे उनका पार्टनर उनकी तरफ आकर्षित हो। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर के शरीर की स्मेल को लाखों किलोमीटर दूरी से भी सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं। बहुत सारे जानवर अलग अलग तरीके के आवाज का इस्तेमाल करते हैं। जब वह डरते हैं तो वह भी अलग तरीके की आवाज निकालते हैं और अगर किसी को चेतावनी देनी हो तो भी वह अलग तरीके का आवाज निकालते हैं। एक और तरीका होता है जिसमें जानवर एक दूसरे को संदेश पहुंचाते हैं अपने बॉडी पोस्चर का, मतलब अपने शरीर को अलग अलग तरीके का मूवमेंट करते हैं जिससे उन्हें किसी तरीके का संदेश पहुंचता है। बहुत सारे जानवर अपने पंजों को और अपने दांत को साथ साथ अपने शरीर के बालों को भी उठाते हैं जिससे उनका दुश्मन या फिर उनका शिकार दोनों को दोनों डर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे जानवर ऐसे भी होते हैं जो अपनी दोस्ती को दिखाने के लिए एक दूसरे के नजदीक आते हैं। इनके बात करने का तरीका या फिर अपने इमोशंस को शेयर करने का तरीका हम इंसानों से बिल्कुल ही अलग होता है। हम इंसान अलग अलग तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। साथ ही साथ हम अलग अलग तरीके का आइडिया को भी बना सकते हैं। बैंगल सेलर्स, चूड़ियां बेचने वाली। इस पोयम को लिखने वाली है सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई है। अगर हम द बैंगल सेलर्स के बारे में बात करें तो यह उन लोगों के बारे में बताती है जो कि चूड़ियां बेचते हैं और किस तरीके से वो चूड़ियां बेचते हैं और वो चूड़ियां किन किन लोगों के पास जाती है, उसी के बारे में यह पोयम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पोयम। बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर्स आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। हम चूड़ियां बेचने वाले हैं। हम कौन हैं? हम वे लोग हैं जो अपने भार को ढोते हैं। भार कौन सा हो गया? चूड़ियां। तो हम लोग वो लोग हैं जो अपने भार को ढोते हैं और अपने भार जो कि चमकदार है, चमक से भरपूर है, उसे कहाँ लेके जाते हैं? तो मंदिर के पास होने वाले मेले में या फिर मंदिर वाले एरिया के पास। Who will buy this delicate bracelet? इन नाजुक चूड़ियों को कौन खरीदेगा? यहाँ पर डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। अब कैसी है? रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट। यह कैसी है? तो इंद्रधनुष के रंगों के जैसी है जो कि गोल गोल है और चमकती है। टिंटेड का मतलब होता है रंग, इसे हम लोग कलर भी बोल सकते हैं। लस्ट्रस टोकन ऑफ रेडियंट लाइफ। यह कैसा है? तो यह शोभा का प्रतीक है। कैसे लोगों के लिए? जिनकी जिंदगी को यह खुशहाल बना देती है। यहाँ लस्ट्रस का मतलब शोभा और टोकन मतलब होता है प्रतीक या फिर जिसे हम लोग सिंबल भी बोलते हैं। फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। अब ये किन किन लोगों के लिए है? तो बेटियों के लिए है, पत्नियों के लिए। डॉटर मतलब बेटियां, वाइफ्स मतलब पत्नियां। सम आर मेड फॉर मेडन रेस्ट। और कुछ कुछ चूड़ियां किन के लिए होते हैं? तो अविवाहित लड़कियों के कलाइयों के लिए होती है। यहाँ मेडन मतलब अविवाहित, रिस्ट मतलब कलाई। सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट।
अब यह चूड़ियाँ कैसी है? तो सिल्वर चांदी के रंग की और ब्लू आसमान के रंग की होती है। अब यह दिखने में कैसे लगती है? तो जैसे पर्वतों में रहने वाले कुहासे, यहाँ मिस्ट मतलब होता है कुहासा। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम्स ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ वुडलैंड स्ट्रीम। कुछ कुछ चूड़ियाँ तो इतनी ज्यादा नाजुक होती है जैसे कि फूलों की वह कलियां जो एक शांत नदी के किनारे सपने देखती है जंगलों के बीचों बीच। यहाँ वुडलैंड मतलब हो गया आपका जंगल, स्ट्रीम मतलब झरना, ट्रैंक्विल मतलब शांत, फ्लश्ड मतलब लजालू या फिर जैसे लाज आती है, शर्म आती है, बर्ड्स मतलब होता है कलियां। आगे है सम आर एग्लो विद द ब्लूम द क्लिप्स टू द लिम्ड ग्लोरी ऑफ अ न्यूबॉर्न लीव्स। और कुछ कुछ चूड़ियाँ इतनी ज्यादा चमकती है जैसे कि वह फूलों की कलियां है जो कि ले जाती है उस स्वच्छ सुंदरता के पास, उस स्वच्छ शोभा के पास जो कि किनके पास होती है? न्यू बॉर्न लिप्स मतलब वैसी लड़कियों के पास होती है जो अभी तक शादीशुदा नहीं हुई है। तो यहाँ पे कुछ चूड़ियाँ कैसी होती है? इतनी ज्यादा चमकती है कि वह चमक किनके लिए है? इन लड़कियों के लिए है जो शादीशुदा नहीं है। तो यहाँ पे अग्लो मतलब बड़ा चमकता हुआ, ब्लूम मतलब फूल या कली, क्लीव्स मतलब ले जाता है, लिम्पिड मतलब स्वच्छ, ग्लोरी मतलब शोभा, और न्यू बॉर्न लिप्स उन लड़कियों के लिए बोला गया है जो कि शादीशुदा नहीं है। सानिया नेहवाल द बैडमिंटन स्टार। यह बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट था, ऐतिहासिक समय था जब भारतीय बैडमिंटन प्लेयर सानिया नेहवाल फर्स्ट इंडियन बनी थी जो कि 2010 ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंची थी। हालांकि वह टीना रस्मुसेन से हार चुकी थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारे लोगों ने उन्हें एडमायर किया। अगर हम बात करें सानिया के बारे में तो वह हमारे भारत देश का प्राइड बन चुकी थी, वह हमारे भारत देश की शान बन चुकी थी। अगर हम सानिया नेहवाल के बारे में बात करें तो इनका जन्म 17 मार्च 1990 में हरियाणा के हिसार में हुआ था। उनके कोच जिनका नाम था नहीं प्रसाद, वह कौन थे? तो वह लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के एक कोच थे जो कि बेसिकली हरियाणा में था। और उन्हीं के बोलने पर सानिया नेहवाल ने समर के टाइम में ट्रेनिंग शुरू कर दी। और जब वह ट्रेनिंग कर रहे थे तो उन्हें हर रोज लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, जिसे वह ट्रेन से तय करते थे। तो घर से स्टेडियम आने में उन्हें 50 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से शेयर करने पड़ती थी, और यह उनके लिए एक तरह का अवार्ड के सम्मानित था। अगर हम बात करें सानिया नेहवाल के बारे में तो उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला, मतलब पूरे विश्व भर में वह प्रसिद्ध हो चुकी थी। वह पहले एक इंडियन वुमेन रही जो 4 स्टार टूर्नामेंट को जीती थी, जिसका आयोजन द फिलीपींस ओपन में हुआ था 2006 में। और उसी साल साइना जो है वह रनर अप बनी थी, मतलब वह सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी 2006 के BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में। वह भारत की पहली इंडियन वुमेन बनी जो कि ओलंपिक गेम्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, जब उन्होंने वर्ल्ड के 5th और 4th वांग शेन को, जो कि हांगकांग के थे, उनको हराया था। अगर हम बात करें सानिया नेहवाल के बारे में तो 2008 की वह सबसे प्रॉमिसिंग प्लेयर बनी थी और वह BWF सुपर सीरीज का टाइटल भी जीत चुकी थी। अगर हम बात करें तो अगस्त 2009 के टाइम में वह वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी और सानिया नेहवाल को अर्जुन अवार्ड उसी साल मिला था। फिर उसके बाद ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट में उनको साइन किया गया था कि वह अपने ओलंपिक गोल्ड मेडल को जीतने के लिए वह अपना प्रयास करे।
और सानिया नेहवाल को जनवरी 2010 में पद्मश्री अवार्ड मिला था और अभी भी भारत को सानिया नेहवाल से बहुत सारी उम्मीदें है। अगर हम सानिया नेहवाल के बारे में बात करें तो इनसे पहले 2 और प्लेयर थे जिन्हें इंटरनेशनल प्रेस्टीज मिला था, पूरे विश्व में जाने जाते थे, जिनमें से एक का नाम है प्रकाश पादुकोण और दूसरा का नाम है सैयद मोदी। और दोनों के दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर रहे थे जिन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को और भी ज्यादा उजागर किया था। अ मदर्स लव, एक माँ का प्यार। सबसे पहले हम सवाल करते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारी माएँ हमारे लिए करती है, और अगर भविष्य में आप बड़े हो जाते हो और आपकी माँ बूढ़ी हो जाती है तो क्या आप अपनी माँ का देखभाल जिस तरह से वो करती हैं, क्या आप उनका देखभाल उसी तरीके से करोगे या फिर नहीं करोगे? इसी कहानी को हम आज समझेंगे। कहानी की शुरुआत होती है महुआ नाम के एक छोटे से गांव से जो कि पुनपुन नदी के पास है। वहां पे एक गरीब विधवा रहती थी जिसका नाम था सीता। सीता का एकमात्र बेटा था जिसका नाम था रतन। सीता बहुत गरीब थी लेकिन वह अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी बने, और वह क्या करती तो दूसरों के घर में काम करती और अपने घर के पीछे सब्जियां उगाती ताकि उसकी बेटी की पढ़ाई अच्छे से हो सके। यह बहुत ही मुश्किल काम था लेकिन उसने कभी भी इस बात की शिकायत नहीं की। लेकिन दुर्भाग्यवश रतन पढ़ने में जरा से भी रुचि नहीं दिखाता था और बीच में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी, जिस बात से सीता बहुत उदास हो गई। सीता के पास चांदी के चूड़ियां थी तो उन चांदी की चूड़ियों को उन्होंने बेच दिया और अपने बेटे रतन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल दी। अब रतन बिजनेस में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वह बहुत अच्छे से जानता था कि बिजनेस कैसे किया जाए। वह सामान को बहुत ही जल्दी बेच देता था और इस तरीके से वह बहुत पैसे भी जमा कर लेता है। जब सीता देखती है कि उसका बेटा बढ़ रहा है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है, तो सीता अपने बेटे की शादी कर देती है। रतन अपनी पत्नी जिसका नाम बेला था उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अब वह अपनी माँ पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता था। सीता बेला को खाना बनाने, कपड़े धोने और घर के बाकी कामों में भी मदद करती थी। इसी तरीके से 1 साल गुजर जाता है और बेला अपने बेटे को जन्म देती है। सीता इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि उसका एक पोता भी है। अब वह अपने पोते के लिए बहुत सारे काम करती थी। उसे हर रोज वह गाने सुनाती जिससे उसका बेटा बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे सीता की तबीयत भी धीरे धीरे खराब हो रही है क्योंकि वह अब थोड़ी बूढ़ी हो रही है। लेकिन वह दूसरी ओर रतन के पास तो अपनी माँ के लिए समय भी नहीं था और रतन अपनी माँ को डॉक्टर के पास भी नहीं ले गया। एक दिन क्या होता है, बहुत तेज बारिश होती है और पुनपुन नदी का पानी पूरे के पूरे गांव में फैल चुका था और उस पानी से जो बाढ़ आई तो उसे बहुत सारे जानवर, घर और पेड़ खत्म हो गए। बहुत सारे लोगों ने दुर्भाग्यवश अपने गांव को वहां से छोड़ दिया। वही दूसरी ओर अगर हम रतन के घर के बारे में बात करें तो वह काफी ऊंचाई में था लेकिन फिर भी चारों तरफ पानी था। उसका जो दुकान है वो भी थोड़ा डैमेज हो गया, छत
भी थोड़ी टूट चुकी है जिससे पानी नीचे गिर रहा है। शादी के बाद क्या होता है, रतन अपनी माँ को अपने घर के बाहर खटिए पे सुलाता था और खुद अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ घर के अंदर सोता था। एक रात क्या होता है, जब वह घर वापस आता है तो वह क्या देखता है कि सीता कपकपा भी रही है, साथ ही साथ वह खांस भी रही है, लेकिन वह चुप रहता है। वह घर के अंदर जाता है और क्या देखता है कि बेला सो रही है और उसका बेटा उसके पास भी सो रहा है और पूरा का पूरा बेड बिस्तर भीगा हुआ था। तभी अचानक से बहुत तेज से बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण अब छत से पानी नीचे गिर रहा होता है और उसका बच्चा अब रोने लगता है। तो इस पे बेला क्या करती है, वह उठती है और अपने बेटे को अपने साड़ी से ढक देती है और उसके कपड़े भी पूरी तरीके से भीग चुके हैं। अब इस बात को देख करके रतन के दिमाग में कुछ ख्याल आता है कि एक समय ऐसा था जब उसकी माँ भी उसके लिए यह काम करती थी। वह खुद भीग जाती थी लेकिन रतन को भीगने नहीं देती थी। तो इस बात को देख करके वह तुरंत अपनी माँ के पास जाता है, बोलता, माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं बहुत ही ज़्यादा निर्दयी की तरह तुम्हारे साथ पेश आया और मैं अपनी जिम्मेदारियों को ही भूल चुका था। मुझे नहीं पता माँ मैं क्या कहूँ। और यह बात करते हुए रतन रो रहा था। वही दूसरी ओर रतन की आवाज़ सुन के बेला बाहर आती है वरांडा में और क्या देखती है कि रतन अपनी माँ के बाजुओं में है और दोनों को दोनों सो रहे थे। सीता बोलती है कि मेरे बेटे रो मत। एक माँ अपने बेटे से कभी गुस्सा हो सकती है क्या? तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद और प्यार हमेशा रहेगा। और अब बेला की आंखों में आंसू आ चुके थे। वह उन दोनों के पास जाती है और बैठती है और इस तरीके से पूरे का पूरा परिवार एक साथ एकजुट दोबारा हो जाता है। मधुबनी आर्ट, मधुबनी की कला। अगर हम मधुबनी के बारे में बात करें तो वह बिहार राज्य का एक जिला है जिसके नॉर्थ में नेपाल, साउथ में दरभंगा, ईस्ट में सुपौल और वेस्ट में सीतामढ़ी है। मधुबनी के बारे में बात किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपनी पेंटिंग के लिए। इसमें अलग अलग सी पेंटिंग होते हैं। तो अगर हम बात करें बिहार के बारे में तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस है और इसे जनरली दीवार पे, पेपर पे, कपड़ा पे या फिर किसी भी तरीके का डेकोरेटिव पोर्ट पे या फिर वुड लकड़ी पे बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग लगभग 50 या 60 साल पुरानी है और इसका इस्तेमाल गांव में घर की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। और कुछ 50 सालों में जितने भी गांव में रहने वाले लोग हैं वह इस मधुबनी पेंटिंग को अब कागजों या फिर कपड़ों में बनाना शुरू कर चुके हैं। अब वे लोग मधुबनी पेंटिंग को साड़ी में, दुपट्टे में, रुमाल में, टेबल क्लॉथ में, लकड़ियों पे, पॉट पे और जितने बर्तन होते हैं सब चीज़ों में वह बनाते हैं। जितने भी रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री है जो मधुबनी पेंटिंग को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आर्टिस्ट के द्वारा, वह नेचुरल कलर्स होते हैं जो फूल से या फिर बाकी नेचुरल चीज़ों से बनाए जाते हैं। लेकिन अगर हम मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करें जो कपड़ों में या फिर दीवारों पे बनाए जाते हैं तो वह फैब्रिक कलर से बनाए जाते हैं। अगर हम मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करें तो इसका थीम क्या होता है, किसी भी तरीके का नेचुरल सीनरी, गांव का, उस जगह पर रहने वाले पेड़ पौधे, फल फूल और बहुत सारे मधुबनी पेंटिंग डिपेंड करता है कि वह किस जगह के लिए बनाया जा रहा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आ चुके हैं जिन्हें मधुबनी पेंटिंग को प्रेजेंट करने के लिए
नेशनल या इंटरनेशनल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए भी बुलाया गया है और इनमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं। जितने भी आर्टिस्ट है वह ज़्यादातर क्या एक घर या परिवार से आते हैं और उनका घरेलू नाम भी रहता है जिस क्षेत्र से वह आ रहे हैं। और अभी प्रेजेंट के टाइम में अगर हम बात किया जाए तो मधुबनी पेंटिंग का आजकल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलता है। अब इस मधुबनी पेंटिंग को गांव में रहने वाले आर्टिस्ट के अलावा बाकी बहुत जगह के लोग आते हैं इसे सीखने के लिए। हालांकि अगर गांव के बच्चों के बारे में बात करें तो जब आप 5 साल की उम्र के होते हैं मात्र उतनी ही उम्र में वालों मधुबनी पेंटिंग से बनाना सीखना शुरू कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। इस पोयम को लिखने वाली जेनेट एस वॉटफोर्ड है। अगर हम इस पोयम के बारे में बात करें तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव के बारे में बताया जाता है। भेदभाव का मतलब होता है कि किसी पर्सन को किसी कारण से घुलने मिलने ना देना। तो यह हमारा डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कहलाता है। जैसे हमारे सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई गोरा पर्सन है और उसके सराउंडिंग में कोई सांवला पर्सन है तो सांवले लोगों से जो गोरे लोग हैं वो बात नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि अफ्रीकन्स के साथ हम लोग देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर किसी जगह पे लड़कों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ लड़की की संख्या कम है तो वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, भेदभाव देखने को मिलता है। और अगर किसी कारण से कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, तो अगर वह विकलांग है तो उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि हम किसी को किसी कारण से उसे हम अलग समझते खुद से। तो अगर हम इस पोयम के बारे में बात करें तो यह 16 लाइन की पोयम है। अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज की पोयम। वॉक थ्रू द हॉल विथ एवरी आइज ऑन मी। जब मैं हॉल से जा रही थी तो सारे के सारे लोगों की नजर मुझ पे थी। सराउंडेड बाय 4 वॉल्स एज फार एज आई कैन सी। और उस हॉल में जितनी भी दीवार थी, चारों दीवारी, उन चारों दीवारियों में जितने भी रहने वाले लोग थे सब लोगों की नजर मुझ पे ही पड़ रही थी। स्नीकर्स, स्नेयर एंड लाफ्टर, डिस्क्रिमिनेशन टू। तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। स्नीकर मतलब उपहास करना, स्नेयर मतलब हंसी उड़ाना, और लाफ्टर मतलब हंसना। तो यहाँ पे लोग जो है वो मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। मेरी हंसी उड़ाने के साथ साथ वे लोग मेरा मजाक भी बना रहे हैं मेरे अपीयरेंस को देख करके, और मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव भी कर रहे हैं। टॉन्टेड फ्रॉम वन आफ्टर, एक के बाद एक मुझे टॉन्ट कर रहे हैं, मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं लगातार। वन आफ्टर मतलब होता है एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद चौथा। तो इसी तरीके से कंटिन्यू लड़की का मजाक उड़ाया जा रहा है। आगे बोला जाता है बिकॉज आई एम नॉट लाइक यू। अब लड़की का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है, क्योंकि वह लड़की उन लोगों जैसा दिखने में नहीं है, उनसे काफी हट के है, अलग है। आई एम डिफरेंट सो यू शन मी, मैं तुम लोगों से बिल्कुल ही अलग हूं इसलिए तुम लोग मुझसे दूर रहते हो। लीव मी स्टैंडिंग इन द रेन, यू हर्ट मी दो यू सी। अब आगे क्या बोला जाता है,
लीव मी स्टैंडिंग इन द रेन, कि मैं बारिश में भीग भी रही होती हूँ तो तुम लोग मुझे छोड़ देते हो। यू हर्ट मी दो यू सी दैट आई एम इन पेन, तुम लोग मुझे नुकसान पहुंचाते हो हालांकि तुम यह देख पाते हो कि मैं दर्द में हूं। आई हेट डिस्क्रिमिनेशन, मुझे यह भेदभाव से नफरत है। अमंग द वर्ल्ड आई सी, इफ वी आर ऑल वन नेशन वाई डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मी। अब आगे बोला जाता है कि अगर हम सारे के सारे लोग एक ही देश के हैं, एक ही दुनिया में रहने वाले हैं, तो तुम लोग मेरे साथ भेदभाव क्यों करते हो। तो यहाँ पे जो पोएटेस है जेनेट एस वर्ल्डफोर्ड, तो उनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह एक ऐसे लड़की के बारे में बता रहे हैं जिसके कारण उस लड़की के साथ लोग भेदभाव करते हैं, सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका उपहास करते हैं, उसके बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं और उनसे दूर भी रहते हैं। वह इस चीज को भी देखते हैं कि लड़की को दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, लेकिन इस बात का भी वे लोग कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और उसे चोट पहुंचाते ही हैं। बम्बू करी, जो एक तरह का संथाल फोल्क टेल है, मतलब संथाल के समुदाय के बारे में एक कहानी है। अगर संथाल के बारे में बात करें तो यह एक ऐसी जनजाति है, एक ऐसी ट्राइब है जो झारखंड, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वह उड़ीसा, बिहार और असम में भी पाई जाती है। यह अपनी बहादुरी के लिए पूरे के पूरे वर्ल्ड में फेमस है और ये सारे के सारे लोग ब्रिटिश के टाइम से ही फाइटर रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे रिवोल्ट में भी भाग लिया था। ब्रिटिशर्स के समय, अंग्रेजों के समय में एक परमानेंट लैंड सेटलमेंट हुआ था 1793 के टाइम में, तो उसके खिलाफ भी इन लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो यह हमारा हो गया संथाल के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी, द बम्बू करी। क्या आपने कभी भी बम्बू, बांस से बनी हुई कोई डिश खाई है, कोई खाने का आइटम खाया है? चलिए हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। संथाल का एक दूल्हा है, संथाली दूल्हा है, तो उसकी सासू माँ ने उसके लिए क्या बनाया, एक खास तरह का डिश बनाया, क्योंकि वह अपनी सासू माँ से मिलने के लिए आया था, संथाल का एक दूल्हा। जब वह दूल्हा उस कड़ी को खाता है तो दूल्हा बोलता है कि यह कड़ी तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा इसमें स्वाद है, यह किससे बनाया गया है? तो उसकी सासू माँ बम्बू डोर, बांस के दरवाजे की तरफ इशारा करती है। अगली सुबह जैसे ही वह दूल्हा वहां से जाने वाला होता है तो उसे याद आता है कि उसके गांव में तो बम्बू, बांस मिलती ही नहीं है। तो वह क्या करता है, वह अपनी सासू माँ के घर का बम्बू डोर, बांस का दरवाजा लेके चला जाता है अपने घर। जब वह अपने गांव पहुंचता है तो अपनी पत्नी को बोलता है कि बम्बू के दरवाजे का करी बनाओ। तो वह थोड़ा हैरान हो जाती है, बोलती है कि बम्बू के दरवाजे का कड़ी मैं कैसे बना सकती हूँ? तो वह बोलता है एक काम करो, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसकी पत्नी पानी उबालती है, बार बार उबालती है, और जब कभी भी उसका पति उस करी को खाता है तो बोलता है कि यह तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, कड़ा है, तुम्हें तो पता ही नहीं कि खाना कैसे बनाया जाता है। तो उसकी पत्नी क्या करती है,
और भी ज़्यादा पानी डाल देती है और गर्म करती है, लेकिन फिर भी वह बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, वह उसे खा नहीं पाता है। तो क्या होता है, उसी शाम उसकी सासू माँ आ जाती है और जब उन्हें पता चलता है तो वे सारे के सारे लोग हंसने लगते हैं और उसकी सासू माँ बोलती है कि क्या आपको पता नहीं है कि बम्बू करी को बनाने के लिए हमें बम्बू का बांस चाहिए होता है। बम्बू मतलब बांस चाहिए होता है। बम्बू के दरवाजे से लकड़ी से आप करी नहीं बना सकते हो, क्योंकि वह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कड़ा होता है, जबकि बम्बू का जो बांस जो है वह आपका थोड़ा मुलायम होता है, तो आप उससे बना सकते हो करी। हमारी आज की कहानी में हम लोग अकबर और बीरबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें तो हमारे इतिहास से बहुत सारी कहानियां हम लोगों ने सुनी है, जिसमें तेनालीरामन है, मुल्ला नसरुद्दीन है, गोनू झा है और बीरबल। तो ये सारे के सारे फेमस कैरेक्टर्स है। तो उन्हीं में से एक हमारी कहानी हम आज पढ़ेंगे, अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल के बारे में। अगर हम अकबर के बारे में बात करें तो उनका नाम था अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में अकबर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने भारत पे 1556 से लेकर के 1605 तक शासन किया था। तो यह था थोड़ा बेसिक से इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। स्टोरी की स्टार्ट में बताया जाता है कि एक मुगल राजा था भारत का, जिसका नाम था अकबर, अकबर द ग्रेट। उसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह खुद तो अनपढ़ था, लेकिन अपने कोर्ट में बहुत सारे ज्ञानी व्यक्तियों को लेकर के रखता था अपने पास, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और उनमें उनकी संख्या कितनी थी? 9 थी। इसलिए उन्हें नवरत्न या फिर 9 ज्वेल्स के नाम से भी जाना जाता था। और उन सारे के सारे नवरत्नों में से एक कौन थे? तो बीरबल। सवाल यहाँ पे ये आता है कि बाकी के रत्नों का नाम क्या था? तो हम समझते हैं राजा बीरबल पहला हो गए, मियां तानसेन, अबुल फजल फैजी, राजा मानसिंह, राजा तोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर आजिउद्दीन, अब्दुल रहीम और खाने खाना। तो ये सारे के सारे कौन थे? तो अकबर के नवरत्न। और उनमें से कौन थे? तो राजा बीरबल, या फिर सिंपल बोले बीरबल। अगर हम बीरबल के बारे में बात करें तो उनकी बहुत सारी कहानियां हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ी है, साथ ही साथ हम लोगों ने जवानी में भी पढ़ी है। अगर हम बीरबल के बारे में बात करें तो वह अकबर के कोर्ट के मिनिस्टर थे। और बीरबल उनकी बुद्धि, जिस तरह से बीरबल की बुद्धि थी, जिस तरह से उनके पास ज्ञान था, बुद्धि था, और जिस तरीके से वो लोगों को हंसाते थे, इस बात से अकबर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उनको वह बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अकबर बीरबल से। क्यों? क्योंकि उनमें ज्ञान, बुद्धि और उनके बोलने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अगर हम बीरबल के बारे में बात करें तो वह एक पोएट भी थे, एक कवि थे और एक ऑथर, एक लेखक भी थे। और अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियां हम लोगों ने सुनी है। उनमें से बहुत सारी कहानियां हमारे भारत में आज भी बोली जाती है। उनमें से एक कहानी हमारे अकबर और बीरबल के बारे में जानेंगे। तो एक दिन की बात है, एक पंडित जी आते हैं अकबर के कोर्ट में। वह बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे और वह बहुत तरह के भाषाएं भी बोल सकते थे। तो उन्होंने कोर्ट में रहने वाला हर एक इंसान से पूछा कि कोई है जो उनको बता सकता है। उनके पास हर भाषा का ज्ञान था और वो हर इंसान को हर सवाल का जवाब उन्हीं की भाषा में दे सकते थे। तो जितने भी कोर्ट के रहने वाले लोग थे, सब लोगों ने उनसे अपनी अपनी भाषा में सवाल पूछा और पंडित जी ने उन सारे के सारे लोगों को उनकी भाषा में जवाब दिया। वह आप हर तरह का भाषा इतने अच्छे तरीके से बोल पा रहे थे कि किसी को भी
यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी मदर लैंग्वेज क्या है, उनका मातृभाषा क्या है, वह कहाँ से आए हैं, उनका जन्म स्थान क्या है। अब उसके बाद वह पंडित जी पूछते हैं अकबर राजा से कि अगर आप एक कोर्ट में रहने वाले जितने लोग हैं वह कल तक मुझे मेरी मदर लैंग्वेज, मेरी मातृभाषा मुझे बता देंगे तो मैं समझूंगा कि ये सारे के सारे लोग बुद्धिमान हैं। लेकिन अगर वे इस काम को करने में असमर्थ होते हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा कि मैं इन सब से बड़ा हूं। तो अकबर बोलते ठीक है, कोई बात नहीं। अब वह अपने कोर्ट में रहने वाले लोगों से बोलते कि बताइए पंडित जी का मातृभाषा, मदर लैंग्वेज क्या है, लेकिन सारे के सारे लोग फेल हो गए। अब अकबर किन की तरफ देखते तो बीरबल की तरफ देखते और बोलते इस समस्या का समाधान करो। तो जब अकबर बोलते इस समस्या का समाधान करो बीरबल, तो बीरबल तो ठीक है, इसका थोड़ा इंतजाम किया जाएगा। अब क्या होता है, रात हो जाती है और बीरबल पंडित जी के बेडरूम में जाते हैं जिस समय पंडित जी सो रहे थे। अब बीरबल क्या करते हैं, उनके कान में थोड़ा गुदगुदी करते हैं सूखी घास से, जिससे पंडित जी की नींद थोड़ी खुल जाती है और फिर उसके बाद वह दूसरी तरफ मुंह मोड़ करके सो जाते हैं। तो बीरबल दोबारा उनके कान में थोड़ा सा हरकत करते हैं, गुदगुदाते हैं। अब पंडित जी की नींद खुल चुकी थी। वह उठते हैं और चिल्लाते हैं जेव भुरुरु आदि, मतलब कौन है। तो बीरबल अपने आप को छुपा देते हैं। अब क्या होता है, जब पंडित जी देखते हैं कि वहां पे कोई नहीं है तो वह वापस सोने चले जाते हैं। वही दूसरी ओर बीरबल वापस आ जाता है। अब अगले दिन क्या होती है, सभा बैठती है। अब पंडित जी फिर से अपना सवाल पूछते हैं कि क्या कोई है जो यह बता सके कि मेरी मदर लैंग्वेज, मेरी मातृभाषा क्या है। तो जिस पे बीरबल बोलते हैं हाँ पंडित जी, मैं बता सकता हूँ कि आपकी मातृभाषा क्या है, तेलुगु है। तो इस बात से पंडित जी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि बीरबल उनके सवालों का जवाब कैसे दे सकता है, अब वो भी इतना करेक्टली। तो पंडित जी इस बात से हार मान जाते हैं। फिर उसके बाद जब अकबर पूछते बीरबल से कि तुम्हें इस सवाल का जवाब कैसे पता चला, तो बीरबल बोलते हैं कि मैं उस आदमी को परेशान करने के लिए गया था नींद में, और जब कभी भी इंसान नींद में परेशान होता है तो वो अपनी मातृभाषा को ही बोलता है। तो इस बात से अकबर बीरबल से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। द टॉकिंग पोटैटो, बोलता हुआ आलू। यह थोड़ा रहस्यमय है। क्या हो अगर कोई फूल आपसे बात करने लगे, आप खुश होगे या उदास होगे? चलिए इसी के बारे में हम हमारी आज की कहानी पढ़ेंगे। एक समय की बात है, एक किसान था जो एक गांव में रहता था और उसने अपने फील्ड में, अपने खेत में क्या उगाए, पोटैटोस लगाए हैं। हालांकि उसने अपने आलूओं में ना ही पानी दिया और ना ही उनमें जितने वीड होते हैं, खरपतवार होते हैं जो आलू को खराब कर सकते थे, उसको हटाया। तो उसके पास ऐसा समय रहता नहीं था और इसी तरीके से 2 महीने गुजर जाते। जब वह 2 महीनों बाद वापस आता है आलू को ले जाने के लिए और वह खुदाई शुरू करता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुमने इतना समय क्यों लगा दिया यहां आने में? तुमने तो मुझे पानी देने की सोची भी नहीं। जाओ यहां से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अब किसान इधर उधर देखता है, बोलता है कौन कौन बोल रहा है? तो वहां पे एक कुत्ता रहता है, वह बोलता है अरे आलू बोल रहा, आलू। और वह बिल्कुल सही है, तुम सही में बहुत ही ज्यादा लेजी हो, बहुत ही ज्यादा आलसी हो। अब इस बात से किसान डर गया। उससे इस बात पे ही विश्वास नहीं हो रहा था कि कुत्ता बोल रहा है। तो वह क्या करता है,
वह निश्चय करता है कि कुत्ते को वाइन अंगूर की लत से बांध देगा। जैसे ही वह अंगूर की लत को तोड़ता है पेड़ से, तभी वही अंगूर की लत बोलती है, मुझे वापस पेड़ में डाल दो, मुझे वापस पेड़ में लटका दो। अब इस बात को देखकर किसान तो और भी ज्यादा डर गया कि एक अंगूर की लत कैसे बोल सकती है। तो वह उस अंगूर की लत को एक रॉक, एक पत्थर की तरफ फेंक देता है। तभी वह पत्थर बोलता है, इस अंगूर की लत को मेरे से दूर करो। अब किसान और भी ज्यादा डर गया, तो वह जितना तेजी में हो सकता था उतनी तेजी में वह अपने गांव की तरफ गया। और वह बोलता है कि मैं मुखिया को जाके बताऊंगा कि मैंने क्या सुना है। रास्ते में उसे एक फिशरमैन, एक मछुआरा मिल जाता है, जो कि मछलियां पकड़ रहा था अपने जाल से। जिस पे वह मछुआरा बोलता है कि तुम भाग क्यों रहे हो, क्या कोई शेर देख लिया क्या? तो किसान बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आज सुबह क्या देखा कि एक आलू मुझे बोल रहा है यहां से चले जाओ। मेरे कुत्ते ने बोला कि वह सही बोल रहा है, और जब मैंने अंगूर की लत को काटा तो अंगूर की लत ने मुझे बोला कि मुझे वापस पेड़ में डाल दो। और जब मैंने उसे पत्थर की तरफ फेंका तो पत्थर बोलता है किसी मेरे ऊपर से दूर करो। अब मैं ये सारी के सारी बात मुखिया को बताने जा रहा हूं। तो इस पे वह मछुआरा बोलता है, क्या आलू कभी बोल सकता है? मछुआरे को किसान की बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। और फिर मछुआरा बोलता है, तुम जरूर मजाक कर रहे हो। तभी थोड़ी देर बाद मछुआरे का जो जाल है जिसमें वह मछली को पकड़ता है, वह क्या बोलता है कि क्या किसान ने उस अंगूर की लत को दूर किया? अब इस बात से मछुआरा भी डर गया। वह तुरंत अपने जाल को फेंकता है और गांव की तरफ जाता है किसान के साथ। तभी उन्हें रास्ते में एक टेलर मिलता है, एक दर्जी मिलता है जो एक शर्ट को सिल रहा। तुम लोग इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? क्या कोई बाघ देख लिया क्या? टेलर बोलता है। जिस पे किसान बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज सुबह मैंने क्या देखा कि मेरा आलू मुझसे बोल रहा है मुझे छोड़ दो। मेरे कुत्ते ने मुझसे बोला कि आलू सही बोल रहा है, और जब मैंने अंगूर की लत को काटा तो अंगूर की लत बोलता है कि मुझे वापस पेड़ में डाल दो। जैसे ही मैं यह करने जाता हूं तभी एक चट्टान, एक रॉक बोलता है कि इस अंगूर की लत को मेरे से दूर फेंको। और तब मछुआरा बोल देता, और मेरे जाल ने मुझसे कहा कि क्या किसान ने उस अंगूर की लत को फेंका? जिस पे दर्जी बोलता है कि शायद तुम लोग सपने देख रहे हो। अब यहाँ पे टेलर का शर्ट बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। तो टेलर का शर्ट भी बोल रहा है। अब टेलर दर्जी भी डर गया, तो वह भी उन दोनों के साथ भाग गया। वह भाग करके मुखिया के पास जाते हैं जो कुर्सी पे बैठे हुआ था। अब मुखिया जी बोलते, बोलो क्या बात है? जिस पे किसान बोलता, मुखिया जी इस सुबह मेरे आलू ने मुझसे बोला कि मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे कुत्ते ने मुझसे बोला आलू सही बोल रहा है, और जब मैंने अंगूर की लत को काटा तो मेरी अंगूर की लत ने मुझसे बोला कि मुझे वापस पेड़ पर डाल दो। तो इस डर से मैंने उस अंगूर की लत को एक पत्थर की तरफ फेंक दिया। फिर क्या हुआ, उस पत्थर ने बोला कि इस अंगूर की लत से मुझसे दूर भेजो। और फिर किसान के बाद फिर मछुआरा क्या बोलता, और मेरे जाल ने मुझसे बोला कि क्या किसान ने उस अंगूर की लत को फेंका? तभी दर्जी टेलर बोल देता है, और मेरी शर्ट ने बोला कि हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो। अब मुखिया जी इस बात से थोड़ा गुस्सा हो जाते, बोलो तुम लोग बेवकूफ हो, ऐसे फालतू की बातें मेरे सामने तुम कह भी कैसे सकते हो? जाओ जाओ अपने काम करने जाओ, वरना मैं तुम लोगों को सजा दूंगा। जब वह तीनों के तीनों
वापस भाग जाते हैं, तभी मुखिया जी की कुर्सी बोलती है। बताओ, आलू को ये बोल सकता है क्या? आप सोचो मुखिया जी ने क्या किया होगा। लाफिंग सॉन्ग बाय विलियम ब्लेक। यह पोयम विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई एक पोयम है। यहाँ पे बताया जाता है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हंसते हैं। तो क्या आप किसी दूसरे पर्सन की तरह हंस के दिखा सकते हो? इसी के बारे में हम आज जानेंगे हमारे पोयम में। लाफिंग सॉन्ग। स्टैंजास की शुरुआत कुछ ऐसे है। When the green woods laugh with the voice of joy and the dimpling streams run laughing by। तो शुरुआत की लाइन में बताया जाता है, जब जंगल हंसते हैं, जब वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, और यहाँ पे जब झरने हंसते हुए बहते हैं। तो शुरुआत के लाइन में क्या बताया जा रहा है कि जंगल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वह किस तरीके के आवाज़ निकालते, और जब झरना या फिर नदी की धारा जब तेजी से बहती है तो वह किस तरीके से आवाज़ निकालते हैं। When the air does laugh with our merry wit। और जब हवाएं हंसती है हमारी आनंदित होते हुए समझ को सुन करके। एंड द ग्रीन हिल लाफ्स विद द नॉइस ऑफ इट। और जो हरे हरे बड़े पहाड़ियाँ होती है वह भी हमारी आवाज़ को सुन के हंसती है। When the meadows laugh with lively green। और जब घास का मैदान अपने तरीके से हंसता है। एंड द ग्रास ऑफर लाफ्स इन द मेडिसिन। और इन सारी चीज़ों को देख करके ग्रास ऑफर मतलब फटिंगा हंसता है। When Mary and Susan and Emily with their sweet mourn sing ha ha ha। वह दूसरी ओर कौन कौन हंस रहे हैं? तो मैरी, सुजैन और एमिली, ये तीन लोग बहुत ही प्यार से हंसते हैं, और हंसते हुए क्या बोलते हैं? हा हा हा। When the painted birds laugh in the shade। और जब रंग बिरंगे बर्ड्स छाया में हंसते हैं। Where our table with cherries and nut is spread। और कहाँ पे वह हंसते हैं? तो जहाँ पे हमारा टेबल रखा हुआ है और वहाँ पे चेरीज भी है और नट्स भी है। कम लिव एंड बी मैरी एंड ज्वाइन विथ अस। चलो आओ हमारे साथ खुशियाँ मनाओ, हमारे साथ रहो। टू सिंग द स्वीट कोर्स ऑफ हा हा हा। और जिस तरीके से हम हंस रहे हैं तुम लोग भी हंसो। किस तरीके से हंसो? तो हा हा हा। तो इस पोयम में बताया जा रहा है कि दुनिया में जितनी भी तरह की चीज़ें होती है तो उनके बहाव या उनकी आवाज़ से लोग उनकी खुशी का अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे जंगल में हवाएं चल रही है, झरने जब बहते हैं, हवाएं जब बहती है, फिर पहाड़ी जब उसकी आवाज़ निकलती है, फिर घास के मैदान में जब हवाएं चलती है, जब ग्रास ऊपर आवाज़ करता है, तो जब जब किसी भी तरीके का आवाज़ होता है तब तब यहाँ पे लेखक को लगता है कि लोग हंस रहे हैं। रिक्की टिक्की तवी। जानवर हमारे दोस्त होते हैं और बहुत सारे लोग जानवरों को पालते भी हैं। बहुत सारे लोग लंबे समय से पाल भी रहे हैं। आप किस तरीके के जानवर को पालते हो और वह किस तरीके से
आपके लिए उपयोगी है। यह कहानी एक मंगूस, एक नेवले के बारे में है जो अपने मास्टर की मदद करता है। कहानी की शुरुआत होती है कि एक दिन पहले बहुत तेज से बारिश हुई थी और अगला दिन आ चुका था और सूरज की रोशनी चमक रही थी। टेडी, जो एक 10 साल का लड़का है, वह गार्डन में दौड़ रहा था। तभी अचानक उसे एक मंगूस दिखता है जो भीगा हुआ था और वह ग्रास में था। उसके भीगने का कारण क्या था कि एक दिन पहले बारिश हुई थी जिसके कारण वह मंगूस, वह नेवला भीगा हुआ था। टेडी अपनी माँ को आवाज देता है, माँ, माँ, यहाँ देखो, यहाँ पे एक नेवला मरा हुआ है, चलो हम इसे दफना देते हैं। जिस पे टेडी की माँ बोलती, नहीं बेटा, इसकी दिल की धड़कन अभी भी चल रही है, शायद यह जिंदा है, चलो हम इसे घर के अंदर ले जाएं और इसे सुखाएं। टेडी के पिताजी उसे एक पुराने से ऊनी मफलर में चारों ओर बांध के ले जाते हैं और उसे आग के पास रख देते हैं। अब इसके बाद वह मंगूस, वह नेवला चीखता है जिससे टेडी और उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उन लोगों ने एक नेवले की जान बचाई। टेडी और उसके माता पिता ने उसे नेवले को खाने के लिए मीट दिया और फिर उसके बाद उसे बाहर ले गए। उसे धूप में बैठाया गया जिसके बाद वह नेवला उठता है और अपने शरीर में जो बाल है उसे सुखाने लगता है। उसके बाद वह अपने पूंछ को सुखाता है और अब उसका इंटरेस्ट टेडी के ऊपर हो जाता है। दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत पसंद। जहाँ जहाँ टेडी जाता, नेवला भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और रात में वह टेडी के रूम में सोता। सुबह जब होता तो वह, जब टेडी खाना खा रहा होता है तो उसके कंधे पे बैठ जाता और टेडी उसे केला देता और उबले हुए अंडे देता। इस बात से वह नेवला, वो मंगूस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, ब्रेकफास्ट मिल गया। अब ऐसे धीरे धीरे समय बीतता है और टेडी और उस मंगूस, उस नेवले के बीच में गहरी मित्रता हो जाती है और वह नेवला घास में, लंबे लंबे घास में चिल्लाता हुआ जाता, रिकी टिकी टिकी टिकी, जिससे टेडी बहुत ज़्यादा हंसता और फिर अब वह उसे रिकी टिकी तभी नाम से बुलाना शुरू कर देता है। एक दिन की बात है, रिकी टिकी अपने गार्डन में, बगीचे में घूम रहा था जहाँ पे उसे नाग और नागिन दिखाई देते हैं। और नाग और नागिन के बारे में बात करें तो वह नेवले के दुश्मन होते हैं। मतलब नाग और नेवले के बीच एक पुरानी दुश्मनी है। हालांकि रिकी टिकी अभी भी बहुत ज़्यादा छोटा था, उसे यह जानकारी थी कि एक मंगूस, एक नेवले की जिंदगी का क्या लक्ष्य है कि वह सांप से लड़ाई करे और उन्हें मारे। लेकिन नाग को भी इस बारे में जानकारी था कि वहाँ पे वह नेवला गार्डन में आया है, इसका मतलब नाग और नाग के परिवार की मृत्यु निश्चित है। हालांकि रिकी टिकी अभी भी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ होता है, वह दूसरी ओर वह सांप बहुत ज़्यादा बड़ा था, लगभग 5 फीट का था। तो रिकी टिकी खुद से बोलता है, मैं अभी नाग नागिन से एक साथ नहीं लड़ सकता हूँ, इसलिए वह वहाँ उछलता है और वहाँ से चला जाता है। अब रात का समय हो चुका है। टेडी रिकी को अपने बेडरूम में ले जाता है और जैसे ही
टेडी सोता है, रिक्की रात को घर में घूमना शुरू कर देता है। तभी उसे अचानक किसी भी तरह का आवाज आता है और वह टेडी के माता पिता के बाथरूम से आया था। रिक्की टिक्की तुरंत बाथरूम में जाता है, जहाँ पे उसे नाग और नागिन बात करते हुए सुना देते हैं। नागिन अपने पति मतलब नाग को बोल रही थी कि इन तीनों को काट डालो, जिसके कारण ये तीनों मर जाए और वह नेवला इस जगह को छोड़ के चला जाए, क्योंकि इस घर में कोई रहेगा ही नहीं। फिर उसके बाद यह पूरा गार्डन हमारा हो जाएगा। रिक्की टिक्की ने नाग को देख लिया था कि वह बाथरूम से होते हुए जा रहा था। तो रिक्की टिक्की ने यहाँ क्या देखा था कि नाग बाथरूम में आ चुका था। हालांकि रिक्की टिक्की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वह दूसरी ओर वह बहुत ही ज़्यादा डर भी रहा था, क्योंकि नाग बड़ा भी था और जहरीला भी। अब नाग इंतज़ार कर रहा है कि टेडी के पिताजी कब बाथरूम में आ जाए, क्योंकि उसे पता था वह रात के समय तो बाथरूम में आता है। तो नाग क्या करता है, वहाँ पे कुंडली मार के बैठ जाता है और उसे नींद आ जाती है। वह दूसरी ओर रिक्की टिक्की दरवाजे के पीछे बैठा हुआ था और नाग को देख रहा था। जैसे ही नाग सोता है, रिक्की टिक्की उसके माथे पे उछलता है और अपने दांत उस सांप के मांस में गड़ा देता है। अब इस बात से वह नाग बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है और अपना सिर को पटकने लगता है और बेचारा रिक्की टिक्की दीवार पर टकरा कर वह गिर जाता है। उसे चोट लगी थी, उसके शरीर से खून भी गिर रहा था, लेकिन वह नाग के सिर को जाने नहीं दे सकता है। अब इसी समय क्या होता है, जब नाग और रिक्की टिक्की मतलब नेवले के बीच में जब लड़ाई हो रही होती है, तो नाग के पूंछ से एक मग्गा और साबुन रखने वाला डिस्क गिर जाता है, जिसके कारण बहुत जोर का आवाज होता है। जहां एक तरफ रिक्की टिक्की को लग रहा था कि वह मरने वाला है, वही अचानक से नाग और रिक्की टिक्की के बीच की लड़ाई शांत हो जाती है। नाग जमीन पर गिर चुका था और वह किसी भी तरीके का कोई हरकत नहीं कर रहा था। इतनी देर तक टेडी के पिताजी भी जाग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ गिरने की आवाज सुनी थी, और वहां जाते हैं और उस नाग को गोली मार देते हैं। फिर उसके बाद रिक्की टिक्की, जिसके शरीर से खून निकल रहा था, वह उसे बेडरूम लेके आते हैं और अपनी पत्नी को बोलते हैं कि रिक्की टिक्की के घाव पे दवा लगाए। और वह बोलते हैं कि मैंने सांप को मार डाला है, लेकिन वह रिक्की टिक्की था जिसने हमारी जान बचाई। टेडी की माँ ने रिक्की टिक्की के सारे घाव को साफ किया, उस पे दवा लगाई और फिर थोड़ी देर बाद उसे वह टॉफी भी देती है। रिक्की टिक्की बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसके बाद वह दौड़ते हुए टेडी के रूम में चला जाता है। इस कहानी को लिखने वाले हैं रुडयार्ड किपलिंग। एक्सक्यूज बहाने बहाने। जब कभी भी आप एब्सेंट होते हो या फिर होमवर्क नहीं करते हो, तो उस दिन आप क्या बहाने बनाते हो, इसके बारे में हम आज समझते हैं। यह एक पोयम है एक्सक्यूज, जिसे लिखने वाले गैरेथ ओवेन है। अब शुरू करते हैं पोयम। लेट अगेन ब्लैंकिनशॉप, व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम। आज फिर से लेट हो गया ब्लैंकिनशॉप, बताओ आज तुम्हारा क्या बहाना है। तो यहाँ पे ब्लैंकिनशॉप के बारे में बताया जाता है, जो कि एक लड़का है और वह हमेशा बहाने बनाता है कि वह क्यों नहीं आ पाया। वह ज्यादातर नहीं आता है स्कूल और उसके ना आने का हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। तो यहाँ पे लड़का क्या बोलता है,
नॉट माई फॉल्ट सर, ऑल डेड सर, बोले मेरी गलती नहीं है सर, सारे लोग मर गए। हुज फॉल्ट इज इट देन, तब टीचर पूछते हैं तो किसकी गलती है? ग्रैंड मास्टर, तो लड़का बोलता है दादी माँ की गलती है। ग्रैंड मास, व्हाट डिड शी डू, तो अब टीचर पूछते ग्रैंड माँ उन्हें क्या हुआ, तुम्हारी दादी को क्या हो गया? शी इज डाइड सर, वह मर गई सर, उनका देहांत हो गया सर। डाइड, मर गई। टीचर पूछते हैं शी इज सीरियसली डेड ऑल राइट सर, वह पूरी तरह से उनका निधन हो चुका सर, वह सच में मर चुकी है सर। जिसमें आप टीचर आगे बोलते हैं डैट मेक्स फोर ग्रैंड मदर दिस टर्म ब्लैकिंग शॉप, तो अब यहाँ पे टीचर बोलते हैं इस तरीके से तुम्हारी 4 दादी माँ मर चुकी है। एंड ऑल ऑन पीई डेज, और सारे के सारे तुम्हारी जितनी भी दादी माँ मरी है हमेशा पीई के दिन बनी है। पीई मतलब फिजिकल एजुकेशन, पीई का फुल फॉर्म होता है फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें हमें हमारे शरीर के बढ़ने के बारे में बताता है, हमें हमारे शरीर के बढ़ाने के लिए कि हम अपने शरीर के अंगों को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब आगे बोला जाता है आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर, अब यहाँ पे लड़का बोलता है मुझे पता है सर, यह काफी निराश करने वाला है। हाउ मेनी ग्रैंड मदर्स हैव यू गॉट ब्लैंकिन शॉप, तुम्हारी कितनी माँ है ब्लैंकिन शॉप? ग्रैंड मदर सर, नन सर, तो बोलते हैं ब्लैंकिन शॉप, दादी माँ एक भी नहीं सर। अब यहाँ पे टीचर बोलते हैं यू सेड यू हैड 4, तुमने तो कहा कि तुम्हारी 4 दादी माँ है। तब यहाँ पे लड़का बोलता है ऑल डेड सर, सारी की सारी मर चुकी है सर। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे ब्लैंकिन सोप, और कल क्यों नहीं आए थे? व्हाट अबाउट यस्टरडे सर, तो कल के लिए क्या सर? यू वर एब्सेंट यस्टरडे, कल तुम एब्सेंट थे। दैट वॉज द डेंटिस्ट सर, वह डेंटिस्ट से मैं मिलने के लिए गया था सर। और यहाँ पे टीचर बोलता है द डेंटिस्ट डाइड, तो बोले नहीं, क्या डेंटिस्ट मर गया? नो सर। वन टीथ सर, तो बोलता नहीं सर, डेंटिस्ट नहीं मरा, मेरा एक दांत मर गया, मतलब मैं अपने दांत को तोड़वाने के लिए डेंटिस्ट के पास गया था। यू मिस द मैथ टेस्ट बैंकिंग सोप, तुम तो मैथ्स का टेस्ट भी नहीं दे पाए। आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, तो अब यहाँ पे लड़का बोलता है मैं भी उसके बारे में ही सोच रहा था सर, मैं भी उसे देना चाह रहा था सर। राइट अप फॉर पीई, अब बोलते हैं फिर टीचर चलो ठीक है, अब पीई मतलब फिजिकल एजुकेशन के लाइन पे तुम खड़े हो जाओ। तो लड़का बोलता है कांट सर, नहीं सर मैं नहीं कर सकता हूँ। नो सच वर्ड एज कांट ब्लैंकिंग शॉप, तो यहाँ पर टीचर बोलता है अब इस जैसे वर्ड नहीं कर सकता ब्लैंकिंग शॉप, अब तुम मत बोलो। नो किट सर, तो अब लड़का बोलता है कि नहीं है सर, किट मैं लेकर के ही नहीं आया। किट होता है जब किसी भी तरीके का कोई स्पोर्ट्स होता है तो उसके लिए ड्रेस कोड होता है और कुछ सामान होते हैं जिनको हम किट बोलते हैं। तो लड़का बोलता है किट नहीं सर। वेयर इज इट, टीचर बोलता है कहाँ है? होम सर, तो लड़का बोलता है घर पे सर। व्हाट्स इट डूइंग एट होम, तो अब यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि वह घर पे क्या कर रहा है, तुम्हारा किट घर पे क्या कर रहा है? कांट सर, नहीं बता सकता सर। लड़का बोलता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं? बैड हैंड सर, तो बोलता है क्योंकि हाथ गंदे थे सर। हु यूजुअली डज इट, ऐसा कौन करता है तुम्हारे घर में? कभी किट खराब है, कभी कुछ है, कभी गंदे हाथ है, कौन करता है तुम्हारे घर में ये सब? तो अब यहाँ पे लड़का बोलता है ग्रैंड माँ सर, दादी माँ सर। तो फिर टीचर बोलता है व्हाई कुडंट शी डू इट, वह ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? डेड सर, दादी माँ मर गई सर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लड़के से जब पूछा गया कि किट नहीं क्यों नहीं है, तो बोलता है घर पे छोड़ के आ गया। तो फिर टीचर बोलते हैं घर में छोड़ के क्यों आ गए? बोला नहीं बता सकता सर। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हाथ गंदे थे सर। अब वो हाथ किसके कारण गंदे हो गए? तो किट जो रहता है
वह किट गंदे हो चुके हैं, इसलिए लड़का उसको नहीं लेके आ पाता है।